फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये चैप्टर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड पार्ट है कुर्ग और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसकी डिटेल समरी और इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक। और ये तीनों पार्ट जो है इस चैप्टर के तीनों पार्ट छोटे छोटे पार्ट हैं, तो इन सभी पार्ट की समरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो भी समरी जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताऊँ इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इस चैप्टर की डिटेल समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर है, समरी देख लेते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अगर इसके ओवरव्यू की बात करें तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास नहीं बताया गया। खास अगर चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में बेकर यानी गोवा के अंदर पुर्तगाल लोगों का जब शासन था, पुर्तगाल का जब शासन था, उस समय बेकर की क्या अहमियत हुआ करती थी, क्या इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, वो क्या पहनते थे, उनकी प्रेजेंस कैसी होती थी और वो उनका कंपैरिजन किससे किया गया। तो ये छोटी मोटी बातें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं, ज़्यादा कुछ इसमें याद करने को नहीं है इस चैप्टर में। तो छोटी सी समरी है, वो समरी डिस्कस कर लेते हैं। इस समरी को सुनने के बाद में इजीली आप इस चैप्टर के बारे में सब कुछ जान पाएंगे और फिर बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा और ये क्वेश्चन आपको याद ही करने हैं। अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और मेरा पूरा विश्वास है अगर आप इन समरीज को, जो इस चैप्टर की तीनों समरी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इन समरीज को अच्छी तरीके से सुन लेते हैं और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ईजिली इन वीडियोज़ की बेस पर आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है बेकर फ्रॉम गोवा, तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को लिखा है A Beggar from Goa is a description of a traditional gown village written by Lucio Rodriguez। ठीक है, तो रोड्रिग्स। तो ये जो चैप्टर है बेकर फ्रॉम गोवा, ये एक तरह से विवरण है गोवा के जो गांव हैं उनके बारे में एक छोटा सा विवरण दिया गया है। ठीक है, और इसे लिखा है लूसियो रोड्रिग्स ने। ठीक है, इन विच द राइटर टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर ड्यूरिंग ओल्ड पोर्तुगीज डेज इन गोवा। क्योंकि और इस चैप्टर के अंदर जो राइटर हैं, जो लेखक है, वो बताते हैं कि पुर्तगाल के दिनों में, पुर्तगाल के शासन के समय गोवा में बेकर की क्या अहमियत होती थी, यानी बेकर जो पाव रोटी ब्रेड वगैरह बनाते हैं उन लोगों की क्या अहमियत होती थी, क्या उनका महत्व था, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। The story begins with the narrator's elders memorizing fondly the time when loaves of bread were very famous during the reign of Portuguese over Goa। इस कहानी की कहानी शुरू होती है कि नेरेटर की जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़े शौक से, बड़ी खुशी खुशी उस समय को याद करते हैं जब पुर्तगाल के समय, जब गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। उस समय जो है ब्रेड जो फेमस होती थी, तो उसकी उस समय को वो याद करते हैं, यानी जब वो ब्रेड काफ़ी फेमस होती थी वहाँ, उस टाइम को वो याद करते हैं, बड़ी खुशी खुशी याद करते हैं। बेकर ऑल्सो नोन एज पैडर्स स्टिल ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट प्लेस इन द विलेजेस ऑफ गोवा। और बेकर जो है, जो रोटी बनाते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, उन्हें पैडर्स के नाम से भी जाना जाता था और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गोवा जो स्टेट है उसके गाँवों में आज भी पैडर्स का यानी बेकर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। The third and jingle sound made by a baker with his bamboo stick can still be heard in some part of the village। और जो वो बैकर्स होते थे वो अपने हाथ में एक बांस की बैम्बू स्टिक लेकर चलते थे और जैसे जैसे वो ज़मीन पर उसे पटकते थे तो उससे आवाज़ आती थी, थड़ की आवाज़, धम धम करके आवाज़ आती थी, जिंगलिंग साउंड आती थी। तो वो साउंड जो है आज भी गोवा के गाँव में, गोवा के कुछ गाँवों में सुनने को मिलती है। आप सुन सकते हैं उस आवाज़ को आज भी। आगे राइटर क्या कहते हैं? The writer tells that the same sound used to wake him up during his childhood days। लेखक कहता है कि यही साउंड, यानी जो थड़ थड़ की आवाज़ है उस बम्बू स्टिक की, जब वो छोटे थे, यानी राइटर जब छोटा था उस वक्त भी वो ये साउंड सुना करते थे और ये साउंड उन्हें जगाने का काम करती थी। The narrator further narrates that the baker visited twice a day। और नरेटर बताते हैं कि जो बेकर थे उनके टाइम में, जो बेकर था, जो रोटी बनाने वाला, जो ब्रेड बनाने वाला था, वो दिन में 2 बार उनके घर के आगे से विजिट करता था, उनके घर के आगे से गुजरता था। जैसा कि चैप्टर आपने पढ़ा है तो चैप्टर में बताया गया है कि वो जो बेकर जो था वो क्या करता था, सुबह सुबह जब वो निकलते थे तो उनकी आवाज़ सुनकर बच्चे उठते थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी शौकीन होते थे ब्रेड खाने की। तो उसकी आवाज़ सुनकर ये बच्चे सुबह उठ जाते थे और जो बेकर जो थे वो दिन में 2 बार उनके घर के आगे से गुजरते थे। एक बार तो वो अपना पूरा सामान लेकर जाते थे बेचने के लिए और शाम को जब वो वापस लौटते थे
वो पूरा सामान बेचकर। तो इस तरीके से 2 बार वो उनके घर के सामने से विजिट करते थे। His one hand supported the basket on his head and the other one carried the bamboo stick. अब वो जो बेकर होते थे, एक हाथ से तो वो अपनी टोकरी को पकड़े हुए होते थे और एक हाथ से अपनी बम्बू स्टिक को पकड़े हुए होते थे। इस तरीके से उनका थोड़ा सा वो सीन डिस्क्राइब किया है राइटर ने यहाँ पर, ठीक है। The narrator and his friends would try to peep into his basket, but it was the maid servant who collected the loaves while kids used to look for bread bangles. ब्रेड बैंगल्स के बारे में बताया गया कि अ स्वीट ब्रेड स्पेशली बेक्ड, एक मीठी ब्रेड जो कि अच्छी तरीके से जैसे पकाया गया। तो यहाँ पर नरेटर ने बताया कि नरेटर और उसके जो दोस्त थे वो अक्सर जब वो बेकर आता था तो उसकी बास्केट में, उसकी टोकरी में वो झांक कर देखते थे। लेकिन उनके वहाँ जो मेड सर्वेंट होती थी, जैसा कि इस चैप्टर में मेड सर्वेंट के बारे में बताया गया, उनको बताया गया पास्किन या बास्किन पास्किन या बास्किन उन्हें बताया गया है, मेड सर्वेंट को कहते थे उनके टाइम में। तो वो क्या करते थे, जो भी ब्रेड होती, ब्रेड को ले जाने का काम तो वो करते थे। बाकी जो छोटे बच्चे होते थे वो अपनी ब्रेड बैंगल्स यानी गोल गोल जो है चूड़ियों के आकार की जो ब्रेड होती हैं उन्हें वो ढूंढते थे, उन्हें वो ढूंढने का प्रयास करते थे, उन्हें उस टोकरी के अंदर वो झांकते थे। द अकाउंट्स वो जनरली सेटल्ड ऑन मंथली बेसिस। और जो बेकर्स होते थे वो अपने पूरे अकाउंट का जो लेखा जोखा था, यानी कितना खरीदा है, कितना बेचा है, किसको बेचा है, इस पूरी चीज़ का हिसाब किताब वो क्या करते थे, महीने की बेस पर करते थे और वो दीवारों पर लिख लेते थे, दीवारों पर पेंसिल से वो लिख लेते थे, जैसा कि इस चैप्टर के अंदर बताया गया। प्रेजेंस ऑफ ए बेकर वॉज फेल्ट ऑन एवरी ओकेजन। और बेकर्स का इतना इंपॉर्टेंस था कि हर अवसर पर, चाहे कोई शादी ब्याह का अवसर हो, कोई एंगेजमेंट सेरेमनी हो, कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन में बेकर की जो प्रेजेंस थी उसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड बोल। और शादियों में जो उपहार दिए जाते थे उनका भी कोई अर्थ नहीं होता था अगर उनके साथ ब्रेड यानी बोल नाम की जो एक स्वीट ब्रेड होती थी, बोल नाम की, अगर वो उपहार में ना दिए जाए तो उन जो उपहार थे वो भी क्या होते थे, निरर्थक होते थे, उनका कोई सेंस नहीं निकलता था। आगे बताया है, देख लेते हैं। ब्रेड वॉज मस्ट फॉर एनी पार्टी, यानी ब्रेड इतनी इंपॉर्टेंट थी कि हर पार्टी में ब्रेड का होना जरूरी था। Mother used to prepare sandwiches for the occasion of her daughter's engagement and cakes and bolinas were made for Christmas. और मदर जो माएँ जो होती थी वो अपनी बेटी की सगाई के टाइम पर सैंडविचेस बनाती थी, और सैंडविचेस भी क्या है, वो ब्रेड से ही बनती हैं। और केक एंड बोलिनाज एक प्रकार की डिश होती है, क्रिसमस के अवसर पर केक्स और बोलिनाज वगैरह बनाए जाते थे। तो कुछ इस तरीके से चैप्टर के अंदर बताया गया। अब आगे क्या है, अर्लियर द बेकर वोर ए स्पेशल ड्रेस नोन एज Kabai. It was a single piece frock of knee length, but during narrator's childhood they used to wear a shirt with half pants. अब इसमें राइटर ने बताया कि बेकर जो है उस टाइम उनके ज़माने में, जो पहले शुरू में बेकर जो है एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। और ये ड्रेस क्या होती थी, एक तरह से एक फ्रॉक के टाइप में ड्रेस होती थी, जिसे जो कि घुटने तक लंबी होती थी, घुटने तक लंबी होती थी, फ्रॉक की तरह एक ड्रेस होती थी और इसे कबाई कहा जाता था। तो वो ड्रेस पहनते थे। और जब नरेटर छोटा था उसके टाइम में वो जो बेकर थे वो पहनते थे, दे यूज टू वियर अ शर्ट विद हाफ पैंट्स। वो एक शर्ट पहनते थे और हाफ पैंट्स यानी नेकर से बड़ी और फुल पैंट से छोटी, बीच का सा वो एक बीच की सी वो नेकर टाइप में एक पैंट पहना करते थे। ठीक है, नरेटर के टाइम में तो वो हाफ पैंट पहनते थे, लेकिन उनसे पहले के ज़माने में वो क्या पहनते थे, कबाई पहनते थे, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। और एक तरह से फ्रॉक टाइप में होती थी जो कि घुटनों तक होती थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, आप इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की स्पेशल ड्रेस पहनते थे, उस स्पेशल ड्रेस को किस नाम से जाना जाता था, तो आप कह सकते हैं उस स्पेशल ड्रेस को कबाई के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब आगे क्या है, बेकर्स एंड देयर सर्वेंट्स लीड अ जॉयफुल लाइफ एज दे अर्न्ड वेल। और उस जमाने में क्या होता था कि बेकर्स जो होते थे वो अच्छा खासा कमा लेते थे, यानी उनका जो जीवन है बड़ा ही शानदार तरीके से गुजर रहा था, अच्छा खासा वो कमा लेते थे, काफ़ी डिमांड थी उनकी। देयर प्लम्स बॉडीज वर द प्रूफ ऑफ देयर प्रॉस्पेरस लाइफ। और उनका जो गठीला शरीर है, एकदम मोटा ताजा शरीर, इस बात का सबूत था कि वो एक समृद्धशाली जीवन जी रहे हैं। बेकिंग एज अ प्रोफेशन स्टिल ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द विलेजेस ऑफ गोवा। और बेकिंग यानी जो रोटी बनाने का, जो ब्रेड बनाने का जो काम है, जो व्यवसाय है, वो आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है गोवा के गाँव में। तो कुल मिलाकर इस तरीके से बेकर्स की जीवन के बारे में, बेकर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। उन्हें किस नाम से जाना जाता था, उन्हें पैडर के नाम से जाना जाता था, क्या वो पहनते थे, कबाई नाम का एक जो है फ्रॉक टाइप की वो ड्रेस पहनते थे, और इनका कंपैरिजन किया गया, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस से इनका कंपैरिजन किया गया है। तो कुल मिला के बेकर्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें मैंने डाल किया हुआ है, तो ईजिली जो आप इजीली समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये समरी जो आपको मैंने बताई आप आसानी से समझ गए हैं। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करने हैं, जो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द बेकर कोल्ड, यानी बेकर को किस नाम से पुकारा जाता था। तो आंसर सीधा सिंपल है, पैडर, PADER। द बेकर इज कॉल्ड
पैडर इन गोवा, यानी गोवा में बेकर को पैडर के नाम से पुकारा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बेकर जो है रोजाना कब आते थे और बच्चे जो है उनसे मिलने के लिए क्यों भागते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द बेकर वुड कम एवरी डे वंस, रोजाना एक बार वो आते थे, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट। यानी बेकर रोजाना एक बार आते थे दिन में, जब वो रवाना होते थे अपने सामान को बेचने के लिए, तो एक बार उस वक्त वो हमारे घर के सामने से गुजरते थे, और शाम को जब वो पूरा सामान बेचकर लौटते थे तो तब अपनी खाली बास्केट के साथ वो हमारे घर के सामने से गुजरते थे। राइटर ने ऐसा इस चैप्टर के अंदर बताया। द चिल्ड्रन रेन टू मीट हिम फॉर चूजिंग देयर ब्रेड बैंगल्स और स्वीट ब्रेड। अब बच्चे जैसे उस बेकर की जैसे उन्हें पता चलता कि बेकर आ रहा है, क्योंकि वो अपनी जो है बम्बू स्टिक से आवाज़ करता हुआ आता था, थर्ड और जिंगलिंग साउंड करता हुआ आता था, तो जैसे बच्चे वो सुनते थे तो उस आवाज़ को सुनकर वो बेकर की तरफ भागते थे। और भागते क्यों थे, वो अपनी पसंदीदा ब्रेड बैंगल्स स्वीट ब्रेड चूज़ करने के लिए वो वहाँ पर भागते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर वियर, यानी बेकर क्या पहनते थे इन द पुर्तगीज डेज, पुर्तगाल के समय में, एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जब ऑथर छोटा बच्चा था उस टाइम में, यानी दोनों टाइम में उनके ड्रेस में थोड़ा सा फर्क था। तो क्या क्या पहनते थे वो। अब जो पुर्तगालियों का समय था उस समय बेकर क्या पहनते थे, इन द पुर्तगीज डेज द बेकर्स वोर कबाई, अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। कबाई नाम का एक फ्रॉक टाइप का ड्रेस पहनते थे जो कि घुटनों तक लंबा होता था। ठीक है, और बाद में जब ऑथर यंग था, जब ऑथर बच्चा था, तो उस टाइम वो कैसा कपड़ा पहनते थे, क्या पहनते थे, द बेकर्स वॉर ए शर्ट विद ट्राउजर्स। तो उस वक्त बेकर शर्ट पहनते थे और एक ट्राउजर जो कि फुल पैंट से छोटा और हाफ पैंट से बड़ा होता था, यानी 20 किसी साइज का एक ट्राउजर वो पहना करते थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, यानी मंथली जो बेकर्स जो होते थे वो अपना पूरा मासिक जो अकाउंट्स थे वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे, कहाँ पर रिकॉर्ड करके रखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी बेकर जो होते थे वो अपना पूरा बिल, जो भी उनका जो भी सामान वो वगैरह बेचते थे उसका जो बिल है वो महीने के लास्ट में कलेक्ट करते थे। द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और वो अपना पूरा लेखा जोखा किस पे लिखते थे, दीवार पर पेंसिल की सहायता से अपना पूरा लेखा जोखा वो लिखते थे। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, What does a jackfruit like appearance mean? इस चैप्टर में बताया गया कि जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस एक फ्रेज का यूज किया गया, इसका मतलब क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बेकिंग बीइंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, द बेकर हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। यानी जो जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस है इसका कंपैरिजन बेकर के साथ किया गया और बताया गया कि बेकिंग जो था, यानी रोटी बनाने का जो ब्रेड बनाने का जो व्यवसाय था, काफी फायदेमंद व्यवसाय था। और उस वक्त जो बेकर होते थे, उसका परिवार होता था, उनके नौकर होते थे, वो काफी खुश होते थे, काफी समृद्धशाली नजर आते थे। क्यों? क्योंकि इस बेकिंग की जो है काफ़ी डिमांड थी, बेकर्स का जो बिजनेस था वो काफ़ी फल फूल रहा था। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, और उनका गठीला शरीर, एकदम मोटा ताजा शरीर जो है वो इस बात का सबूत था। तो इस तरीके से इसका आंसर आप कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ जिंगलिंग साउंड, जिंगलिंग थर्ड, यानी जिंगलिंग थर्ड के 2 मुख्य कार्य आप बताइए, यानी उन आवाज़ को सुनकर 2 क्या एक्शन होते थे, क्या फंक्शन होते थे, वो आपको बताना है, मेंशन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इट हेरोल्ड्स द अराइवल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर, यानी पहला काम तो इसका ये था कि इसकी आवाज़ सुनकर एक तरह से ये एक घोषणा कर दे, इसकी आवाज़ सुनकर जो है पता चल जाता था कि जो बेकर है वो अब आ रहा है, यानी बेकर के आगमन का पता चल जाता था। जैसे वो अपनी जो है बम्बू स्टिक से वो साउंड करता हुआ आता था, जिंगलिंग साउंड करता हुआ आता था, तो उसके आने से पता चल जाता, इस आवाज़ को सुनकर पता चल जाता था कि बेकर जो है वो आ रहा है। एंड सेकेंड, इट वेक्स अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्लीप टू एंजॉय ब्रेड बैंगल्स, और दूसरा इसकी आवाज़ सुनकर बच्चे जो थे, जो सोए हुए होते थे, वो जाग जाते थे क्योंकि उन्हें ब्रेड बैंगल्स खानी होती थी। तो इस चक्कर से, इस तरीके से वो आवाज़ सुनकर वो जाग जाते थे। तो 2 मेन फंक्शन थे इस साउंड के। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई डू एल्डर्स रेमिनिस पोर्तुगीज डेज, यानी जो एल्डर्स हैं वो पुर्तगाल के समय को खुशी खुशी क्यों याद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आवर एल्डर्स reminisce good old Portuguese days nostalgically because of their famous loaves of bread which is still popular in Goa। अब जो हमारे जो लेखक के जो पूर्वज थे वो इन चीज़ों को पुर्तगाल के समय को अच्छी तरीके खुशी खुशी इसलिए याद करते थे क्योंकि उन लोव्स ऑफ ब्रेड के कारण, क्योंकि उस वक्त जो लोव्स ऑफ ब्रेड होती थी, जो ब्रेड होती थी, वो काफ़ी फेमस होती थी, और आज भी वो ब्रेड जो है गोवा में काफ़ी फेमस है। तो इन ब्रेड के लिए वो समय को याद करते हैं। ठीक है, पुर्तगाल के समय को याद करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं,
वाई डिड चिल्ड्रन नॉट केयर टू ब्रश टीथ? अब इस चैप्टर में एक जगह बताया गया है कि बच्चे जो थे वो दांत साफ करने की परवाह क्यों नहीं करते थे। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, चिल्ड्रन वुड से दैट द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। अब बच्चों का कहना यह होता था कि जो टाइगर होता है वो भी कभी ब्रश नहीं करता है। हॉट टीज वॉशेज एंड क्लीन्स अप एवरीथिंग नाइसली। और गर्म चाय पीने से क्या है, वो गर्म चाय जो है सब कुछ साफ कर देती है। जब हम गर्म चाय पीते हैं तो हर चीज़ को वो साफ कर देती है, ऐसा बच्चों का मानना था। दे डिडंट वांट टू टेक द ट्रबल ऑफ ब्रशिंग। और ब्रश करने के झंझट में वो बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज स्वीट ब्रेड नोन एज बोल इंपॉर्टेंट? यानी जो स्वीट ब्रेड थी जिसे बोल के नाम से जाना जाता था वो इंपॉर्टेंट क्यों थी, कैसे थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इट इज यूज इन अ पार्टी और अ फीस्ट और एन एंगेजमेंट फंक्शन। यानी इसे इस्तेमाल किया जाता है किसी पार्टी में, किसी बड़ी दावत में, किसी सगाई के फंक्शन में। तो इस ब्रेड का यानी स्वीट ब्रेड का जिसे बोल के नाम से जाना जाता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था। मस्ट जरूरी था ये। एंड इट इज़ अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और क्रिसमस के त्यौहार में भी और दूसरे त्योहारों में भी इसका होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए इसका इस तरीके से इसके इंपॉर्टेंस को बताया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये रहा, हु इज कंपेयर टू अ बेकर इवन टूडे? यानी बेकर की आज भी किससे तुलना की गई है? तो आंसर हो जाएगा, इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर हु यूजुअली हैड सच फिजिक। यानी आज भी ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जो शरीर है जैक फ्रूट की तरह है, कटहल की तरह जो जिसका शरीर है, तो उसकी तुलना जो है बेकर के साथ आज भी की जाती है। तो इस तरीके से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सभी 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जो समरी मैंने आपको बताई इसे अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मेरा पूरा विश्वास है अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज की इस वीडियो के बेस पर इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep smiling, keep learning. And once again, thank you. Have a nice day.